तो हाँ जी स्टूडेंट, मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंगल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटा, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंगल। तो बेटा, आज की वीडियो में हम अपनी सेकंड बी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जब सेकंड सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो हमें बी सीरीज़ तक, जो हमने बी एक्सरसाइज तक काम किया है, वो टेस्ट हमारे काम नहीं आएंगे। यानी हम खुद ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इसके अंदर अब हमें कोई और टेस्ट की ज़रूरत है, तभी हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो कल बताएंगे उस चीज़ की पहचान। फिलहाल आज बी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं और आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, जो पेपर में आता ही आता है। इसको मैंने पहले ही लिख कर छोड़ रखा है, मैं इसी के अंदर आपको समझा दूंगा और आप साथ साथ चाहिए नोट कर लेना या पोज करके नोट कर लेना। तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बी एक्सरसाइज थी आपकी, तो बुक आपके पास रही होगी। तो आपको उसके अंदर डायरेक्ट यू एन टर्म दे रखा है। तो बेटा, यू एन टर्म आपको क्या दे रखा है, एन की पावर एल्फा अपॉन एन की पावर एल्फा प्लस 1। तो अभी तक हमने बी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें हमारे पास एन की पावर कुछ भी ऐसे अजीब सा नंबर नहीं होती थी, पर आज हमारे पास एन की पावर एल्फा, यानी ये पूरे क्वेश्चन में जो यू एन दे रखा है इसकी हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है। तरीका हमें आता है कि हम पहले लगाते हैं नेगेटिव टेस्ट, अगर वो फेल हो जाता है तो फिर पीसीटी पे जाते हैं। करने आज भी मैं कुछ ऐसा ही हूँ, पर अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो इसमें n की पावर जो अल्फा आ रही है, तो बेटा यहाँ पर पूरा क्वेश्चन अल्फा पे डिपेंड करेगा। पहले इसका रीज़न समझते हैं कि अल्फा पे डिपेंड क्यों करेगा। सोचो, एक बार किया हुआ मत देखो, अगर किया हुआ देखोगे तो फिर आप कंसेप्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। एक बार आप ऑब्जर्वेशन करो कि इस क्वेश्चन को अलग तरीके से क्यों सोल्व करना जरूरी है। अगर मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करता, सोचो अगर आज मैं अल्फा को कुछ ना समझूं, बस पावर ये एज ये देखकर इसको सोल्व करना शुरू करूं, तो बेटा आप तो एन टेस्ट लगाते तो एन की पावर मैक्सिमम कॉमन निकालते। तो आप एन की पावर अल्फा कॉमन लेते, ऊपर तो ऑलरेडी कॉमन है, नीचे एन की पावर अल्फा कॉमन लेते तो एन के अल्फा से एन के अल्फा कैंसिल आउट हो जाता। एक बार मनी मन सोच के दिखा रहा हूँ आपको कि अलग तरीके से क्यों कर रहे हैं। आपने नेगेटिव टेस्ट लगाना है तो एन की पावर अल्फा ऊपर से कॉमन आ गया और नीचे से भी एन की पावर अल्फा कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 + 1 अपॉन एन की पावर अल्फा। फिर एन के अल्फा से एन की अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा और आप लिमिट लगाते हो एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। एन टेस्ट में ये लगाते हो बेटा, अगर मैं इस वक्त एन को इन्फिनिटी रखूं तो इन्फिनिटी की पावर अल्फा, अब अगर सोचो अल्फा की वैल्यू 0 हुई तो इन्फिनिटी की 0 का मतलब तो हो गया 1, और 1/1 कितना होता है 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, ऊपर 1 बना ही हुआ है तो ओवरऑल 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब नॉट इक्वल टू 0, यानी नेगेटिव टेस्ट से सीरीज आ गई डाइवर्जेंट। तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। पर अगर सोचो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो उस केस में मैं नैन टेस्ट लगाऊंगा तो एन को इन्फिनिटी रखूंगा। इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव, इन्फिनिटी की पावर मान लो 2 है 3 है, क्योंकि हमें अल्फा का मान अगर पॉजिटिव लेना है तो इन्फिनिटी की पावर मान लो 2 है, तो वो भी क्या होता है इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0, 0 + 1 कितना होता है 1, और 1/1 कितना होता है 1। ओवरऑल अभी भी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई और सीरीज आ गई बाय एन टेस्ट डाइवर्जेंट। अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर सोचो अगर अल्फा का मान 1 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब -2 ले लेते हैं, अब अगर लिमिट अप्लाई करते हो तो इन्फिनिटी की पावर -2, बेटा इन्फिनिटी की पावर -2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो इन्फिनिटी की पावर 2, और इन्फिनिटी का स्क्वायर होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी + 1 होता है इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी होता है 0। तो उस केस में आंसर आया 0, तो नेगेटिव टेस्ट फेल हो गया, तो आगे आपको पीसीटी लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के आंसर अल्फा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर अल्फा का मान 0 है या 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव है तो आंसर एन टेस्ट से डाइवर्जेंट आ रहा है। पर अगर अल्फा का मान नेगेटिव है यानी 0 से छोटा है, यानी एक नेगेटिव वैल्यू है, तो उस केस में एन टेस्ट फेल होता है और आगे पीसीटी भी लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन पर्टिकुलर अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। अल्फा की अलग अलग वैल्यू के लिए इस सीरीज के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन के लिए आपको केस बनाने पड़ेंगे। किसके ऊपर, अल्फा के ऊपर। तो कोई भी नंबर कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का, या तो उसकी वैल्यू 0 होती है, या वो पॉजिटिव होता है, या वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन को आप सोल्व करने के लिए 3 केस बनाओगे और तीनों केसों में अलग अलग चेक करोगे कि अगर अल्फा की वैल्यू पर्टिकुलर 0 है तो इससे बनने वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 0 है तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट में से क्या होगी, और लेस देन 0 है तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में से क्या होगी। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका कैलकुलेशन सारा आपको ध्यान रखकर जाना है। और क्यों ऐसा कर रहे हैं वो मैंने रीज़न आपको अभी समझा दिया। तो सबसे पहला केस बनाएंगे व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो आप इसमें अल्फा को 0 रख दो, तो यू एन को बुलाया मैंने और अल्फा की वैल्यू 0 रख दी, तो ये इक्वल का साइन है, ठीक है ना, इक्वल का साइन चल रहा है। अल्फा को रख दो 0, तो एन की पावर 0, नीचे भी एन की पावर 0 + 1,
थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, n की 0, बेटा किसी की पावर 0 1 होता है, ऐसे ये भी 1 हो गया और नीचे 1 चल ही रहा है, ओवरऑल ये बन गया 1/2। तो un के ऊपर अब n टेस्ट लगा दो, तो बाय n टेस्ट, बीच में रीजंस दे दो, बाय n टेस्ट। n टेस्ट कहते हैं दोनों तरफ लिमिट लगा दो n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, यहाँ भी लगा दिया यहाँ भी लगा दिया, यहाँ तो n आ ही नहीं रहा तो लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है, तो कुल मिलाकर इस पे लिमिट लगाने पर वैल्यू आ गई 1/2, और 1/2 आपको पता है कैसी वैल्यू होती है, नॉट इक्वल टू 0। तो n टेस्ट पास हो गया, तो आप लिखेंगे सो बाय नेगेटिव टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। एन टेस्ट कहता है अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, पर डाइवर्जेंट सिर्फ कब आई है, जब अल्फा का मान 0 है। तो पूरी लाइन सुनो क्या लिखी मैंने, सो बाय नेगेटिव टेस्ट गिवन सीरीज यानी समेशन un इज डाइवर्जेंट, पर ओनली कब, व्हेन अल्फा इक्वल टू 0। अब बनाते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में मैंने अल्फा की वैल्यू ले ली ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स अल्फा को मैंने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, पॉजिटिव नंबर, उधर अल्फा को 0 लिया था, अब अल्फा को पर्टिकुलरली पॉजिटिव नंबर ले लिया। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो अल्फा को अल्फा ही रहने दिया। तो बेटा un बुला लिया मैंने एज इट इज़ ये वाला, n की पावर अल्फा अपॉन n की पावर अल्फा प्लस 1, बस मन ही मन याद रखना है अल्फा इस वक्त 0 से बड़ा है, अब 0 से बड़ा 2 भी होता है, 3 भी होता है, बारी बारी हर एक नंबर नहीं लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 के मतलब सारों की वैल्यू आ गई, 2 3 4 सभी पॉजिटिव नंबर के लिए ये सोल्व हो रहा है। अब कंसेप्ट, अगर आप n टेस्ट लगाना चाहते हो तो पहले n की मैक्सिमम पावर कॉमन लोगे, तो n की अल्फा कॉमन आ गया ऊपर से, और नीचे से भी n की अल्फा कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 + 1 अपॉन n की पावर अल्फा, n की अल्फा से n की अल्फा कैंसिल आउट हो गया। अब लगा दो नेगेटिव टेस्ट, तो बेटा ऊपर तो कटकटा कर 1 बन गया और नीचे ये ब्रैकेट बचा ही हुआ है। अब लगा दो n टेस्ट, तो दोनों तरफ लगा दी लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, इधर भी लगा दी लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। अब लिमिट पुट करो, n को जैसे ही आप इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी की पावर अल्फा, और इस केस में अल्फा का मान ग्रेटर देन 0 है, तो बेटा अल्फा का मान मन ही मन 2 सोच लो, तो इन्फिनिटी की पावर 2 कितना होता है इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो इसलिए उसी ने लिमिट अप्लाई करने के बाद इस टर्म को 0 लिख दिया, 1 चल ही रहा है प्लस चल ही रहा है और ऊपर वाला 1 चल ही रहा है, बेटा 1 अपॉन 1 कितना होता है 1, और 1 का मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में भी n टेस्ट लगाने पर आंसर आ गया सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो बाय n टेस्ट गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, पर कब, व्हेन अल्फा ग्रेटर देन 0। तो अभी तक तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, n टेस्ट लगाकर ही काम चल गया, पर अब अगर हम तीसरा केस लें, व्हेन अल्फा लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब अल्फा को आपको एज अ नेगेटिव नंबर सोचना है, यानी अल्फा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 -2 -½ कुछ भी नेगेटिव नंबर जो 0 से छोटा हो, तो बेटा ये अल्फा की वैल्यूज रहेंगी। अब सारी वैल्यूज की बात करनी है तो आप अल्फा को क्योंकि नेगेटिव नंबर इस केस में मान रहे हो, तो आप अल्फा की वैल्यू कुछ ऐसी लिखो जो नेगेटिव दिखे। ऐसा काम हमने लिमिट कंटिन्यूटी की बुक में भी किया था, यानी हायर कैलकुलस में। तो बेटा जब आपने तीसरा केस लिया अल्फा लेस देन 0, तो आपने अल्फा की वैल्यू कुछ लेट कर ली लाइक -m, जहाँ पर m को आपने 0 से बड़ा मान लिया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, m को आपने 0 से बड़ा मान लिया, यानी m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1 2 3, और अगर m का मान 1 रखोगे तो ओवरऑल बनेगा -1, यानी अल्फा की वैल्यू -1 यानी 0 से छोटी, यही केस चल रहा है। तो बेटा अल्फा लेस देन 0 के केस में आप अल्फा को पर्टिकुलर कुछ मान लोगे जिससे वो नेगेटिव दिखे, तो आपने अल्फा की वैल्यू मान ली -m। अब ये अल्फा नेगेटिव तब दिखेगा जब m पॉजिटिव होगा, क्योंकि m अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ओवरऑल क्या बनेगा नेगेटिव, और अल्फा की वैल्यू हमें 0 से छोटी यानी नेगेटिव ही चाहिए, तो आपने इस तरीके से इसको एज्यूम करना है। अब याद रखना है अल्फा आपका इस केस में चल रहा है -m, तो पहले un बुला लो, un क्वेश्चन में था n की पावर अल्फा अपॉन n की पावर अल्फा प्लस 1, अल्फा की वैल्यू रख दो -m, तो इधर भी रख दो इधर भी रख दो, तो n की पावर -m अपॉन n की पावर -m प्लस 1। अब बेटा वही अगर n टेस्ट लगाना चाहते हो तो n की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो, तो n की -m ऊपर से कॉमन और नीचे से n की -m कॉमन लेंगे, तो ये तो बन गया 1, और ये n की -m 1 के अपॉन में चला जाएगा, तो 1 अपॉन n की पावर -m, n की -m से n की -m कैंसिल आउट हो गया। हम तो वही पहले नेगेटिव टेस्ट लगाएंगे, तो बेटा ये बच गया ऊपर तो 1 और नीचे ये वाला ब्रैकेट। अब n की -m को अपने इस 1 के साथ ऊपर लेकर जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो बनेगा 1 + n की पावर m, तो ऊपर वाला 1 चल ही रहा है, नीचे ये 1 ये प्लस और n की -m ऊपर जाकर बन गया n की पावर m। इतना इतना un आ गया। अब आपको अगर n टेस्ट लगाना है तो आप पहले n की m नीचे से और कॉमन लो, ले लिया आपने, तो ये तो स्टेप बन गया 1, इसको उसने पहले लिख दिया, और इसके पास n की पावर m नहीं था तो 1 अपॉन n की पावर m। अब बेटा आप चाहिए नेगेटिव टेस्ट लगा के देख लो, नेगेटिव टेस्ट अगर लगाओगे सोचो एक बार मन ही मन, अगर यहाँ पर नेगेटिव टेस्ट लगाते हो
उसने इसलिए लगा के दिखाया क्योंकि फेल हो रहा है नेगेटिव टेस्ट। अगर एन टेस्ट लगाते हो तो बेटा एम आपका क्या चल रहा है, 0 से बड़ा। अच्छा, नेट एन टेस्ट के लिए लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लगाओगे, तो बेटा यहाँ पर अगर एन को इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी की पावर एम की वैल्यू लेनी है पॉजिटिव, तो मान लेता हूँ 2 लेता हूँ, तो इन्फिनिटी की पावर 2 क्या हो गया, इन्फिनिटी, तो ओवरऑल ये बन गया इन्फिनिटी। अच्छा, इधर भी एन को रखा इन्फिनिटी और एम का मान 2, तो इन्फिनिटी की 2 क्या होता है, इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1, और 1 इंटू ये बना हुआ था इन्फिनिटी, तो 1 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना बन गया, 0। तो अगर आप एन टेस्ट लगाते हो तो ये आफ्टर सोल्व आ रहा है 0, इसका मतलब एन टेस्ट फेल हो गया। तो आपको इस क्वेश्चन में आगे जो करना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा पीसीटी, और पीसीटी के लिए आपने यूएन मैक्सिमम सोल्व किया हुआ है, तो आप इस 1 अपॉन एन की पावर एम को एज अ वी एन मान लोगे। तो लेट इट्स ऑक्सिलरी सीरीज इज समेशन वी एन, जिसमें से वी एन आपने क्या मान लिया, 1 अपॉन एन की पावर एम, ये आपने वी एन मान लिया। अब उसके बाद आप पीसीटी टेस्ट लगाओगे, लगाने के लिए यू एन को वी एन से डिवाइड करना है और उसके ऊपर लिमिट लगानी है एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो यू एन ये रहा, उसको डिवाइड कर दो वी एन से, तो ये स्टेप से ये स्टेप कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिमिट लगा दो एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो उसने डायरेक्ट किया हुआ है, तो बेटा यहीं समझ लो। आप पहले ये करोगे, मैं साइड में लिख देता हूँ, ये रखिए यू है बेटा, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, तो लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी यू एन का मान ये बुला लिया और उसको डिवाइड कर दिया आपने वी एन का मान 1 अपॉन एन की पावर एम। 1 अपॉन एन के एम से 1 अपॉन एन के एम कैंसिल आउट हो गया, ओवरऑल ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एम, तो 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एम। अब ध्यान रहे आपने इस क्वेश्चन में एम की वैल्यू 0 से बड़ी ले रखी है, तो एम यानी पॉजिटिव नंबर है। अब लिमिट एक बार अप्लाई करो, अगर मैं एन को इस वक्त इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये बनेगा इन्फिनिटी की पावर एम, तो नोट्स में आगे ये स्टेप लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी की पावर एम, तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ 1 अपॉन इन्फिनिटी की पावर एम, और एम का मान आपने इस क्वेश्चन में ले रखा है 0 से बड़ा, तो एम की वैल्यू मनी मन 2 सोच लो। इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना होता है, इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। 1 प्लस 0 कितना होता है, 1, तो 1 अपॉन 1 कितना होता है, 1, तो ओवरऑल सोल्व वो करा रहा है 1, यानी नॉट इक्वल टू 0, और साथ में 1 कैसी वैल्यू है, फाइनाइट। तो पीसीटी कहता है अगर मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई तो दोनों सीरीज की नेचर सेम होगी, तो अकॉर्डिंग टू पीसीटी बोथ द सीरीज आर आइदर डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, दोनों की दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होंगी या डाइवर्जेंट होगी। अब उसके बाद आप क्या करते हो, वी एन सीरीज यानी 1 अपॉन एन की पावर एम जो इस क्वेश्चन में चल रही थी उसको कंपैरिजन कर दोगे। अब ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेरे वाले तरीके से कर लो चाहिए, 1 अपॉन एन की पावर पी, तो बेटा पी का मान कितना आ गया, एम, तो ओवरऑल आप कहोगे हाइपर हार्मोनिक सीरीज से अगर कंपैरिजन करें तो पी का मान कितना आ गया, एम। अब क्वेश्चन में तुमने एम 0 से बड़ा माना हुआ है, 0 से बड़ा तो बेटा 1/2 भी होता है, समझो बात, m 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा तो 1/2 भी होता है, तो बेटा m की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है। अब सोचो m की वैल्यू अगर 1/2 हुई तो p का मान 1/2, और p का मान 1/2 यानी लेस देन 1, तो सीरीज डाइवर्जेंट है। अच्छा, m ग्रेटर देन 0 है तो 1 भी हो सकता है, 1 है तो p का मान 1, और बाय p टेस्ट सीरीज फिर भी डाइवर्जेंट। और अगर m का मान लो 2 है तो p का मान 1 से बड़ा हो गया, और 1 से बड़ा होने पर सीरीज कन्वर्जेंट, यानी यहाँ पर फिर से केस बनेंगे। तो फिर से केस क्या बनाओगे, अगर इस m का मान 1 से बड़ा हुआ, अगर ये 1 से बड़ा तो p भी 1 से बड़ा, और बाय p टेस्ट फिर सीरीज कन्वर्जेंट होगी। कौन सी सीरीज, vn, क्योंकि vn को आपने p सीरीज से कंपैरिजन किया था। तो आप ओवरऑल क्या कहोगे, अगर m 1 से बड़ा लेते हो तो समेशन vn सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट, और m एक्चुअल में क्या था, माइनस अल्फा। m की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या चल रही है, माइनस अल्फा, तो बेटा उसने नीचे लिखा m की वैल्यू लिख दी माइनस अल्फा, ग्रेटर देन का साइन चल ही रहा है, 1 चल ही रहा है, और उस केस में वीएन सीरीज क्या चल रही है, कन्वर्जेंट। अब बेटा अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो निशान चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करने पर अल्फा आएगा, साइन चेंज हो जाएगा और इसके आगे लग जाएगा -1। रिजल्ट यही रहेगा कि वीएन क्या चल रहा है, कन्वर्जेंट। और सोचो इस केस में वीएन कन्वर्जेंट और पीसीटी पास हो रखा है, तो कुल मिलाकर गिवन सीरीज का मतलब समेशन यूएन भी फिर क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, पर कब, जब अल्फा का मान लेस देन क्या होगा, -1। अच्छा, अब जैसे आपने m का मान ग्रेटर देन 1 सोचा था, हो सकता है m का मान लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो p भी लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो m अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो उस केस में p भी लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, और बाय p टेस्ट फिर समेशन vn क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। p टेस्ट कहता है अगर p का मान 1 से छोटा या बराबर तो सीरीज होती है डाइवर्जेंट। अच्छा, m की वैल्यू रख दो माइनस अल्फा, लेस देन इक्वल टू चल ही रहा है, 1 चल ही रहा है, और उस केस में वीएन सीरीज क्या चल रही है, डाइवर्जेंट।
माइनस हटाना है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फ़ा साइन हो जाएगा चेंज और ये बन जाएगा -1। सीरीज़ अभी भी क्या चल रही है, डाइवर्जेंट। और बाय पीसीटी इस केस में अगर ये चीज़ डाइवर्जेंट है तो यूएनवी यानी गिवन सीरीज यानी समेशन यूएनवी क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ है बच्चे। ये इसमें केस बनाने पड़ेंगे। आपने अल्फा पे बनाए थे, अब देखो यहाँ पर आंसर एम की टर्म्स में आ गया और एम को फिर आपको क्या रखना पड़ेगा, माइनस अल्फा, और उसके बाद अल्फा के लिए पूरी बात बनी है। तो कुल मिलाकर कब कब कन्वर्जेंट है और कब कब डाइवर्जेंट, बेटा अल्फा इक्वल टू 0 में सीरीज डाइवर्जेंट है, अल्फा ग्रेटर देन 0 में भी सीरीज डाइवर्जेंट है, और अल्फा लेस देन 0 में, अल्फा लेस देन 0 में जब अल्फा का मान -1 से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट आएगी, और अल्फा का मान अगर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है तो सीरीज क्या आएगी, डाइवर्जेंट। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर निकला है इस सीरीज के अंदर केस बनाकर। अब एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, और वो आपको समझ आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और है बी एक्सरसाइज का, वो और देख लो। उसमें भी सीधा यूएन दे रखा है n की पावर p अपॉन n+1 की पावर p प्लस अल्फा। तो सबसे पहले आप n टेस्ट लगाने की सोच रहे हो तो वही कॉमन लो। तो बेटा n की पावर p ऊपर से कॉमन आ गया और नीचे से n की पावर अगर कॉमन लेंगे तो p प्लस अल्फा आएगा, तो अंदर बचेगा 1, और यहाँ पर n था ही नहीं तो 1/n, और पावर चल रही है p प्लस अल्फा। अब n की p से n की p तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 1/n की अल्फा और ये वाला ब्रैकेट। अब अगर आप n टेस्ट लगाने की सोच रहे हो तो बेटा n टेस्ट लगाओगे तो यहाँ पर ये चीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर यहाँ पर अल्फा पे फिर से क्या बनेंगे, केस। तो कुल मिलाकर n टेस्ट यहाँ पर फेल ही हो रहा है, तो आप डायरेक्ट इसमें पीसीटी लगाओ, और पीसीटी के लिए वीएन चाहिए, और वीएन आप किसको मानोगे, 1/n की पावर अल्फा। तो आपने इस क्वेश्चन में वीएन माना 1/n की पावर अल्फा। फिर आप पहले पीसीटी की कंडीशन लगाओगे, यूएन को वीएन से करो डिवाइड, उसके ऊपर लगा दो लिमिट, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है, इसको सही कर लो। तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी यूएन ये रहा, और उसको डिवाइड कर दो वीएन से, 1/n की अल्फा से 1/n की अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल बचेगा 1/1 प्लस 1/n की पावर p प्लस अल्फा। अब समझो, ये लॉजिक समझो बेटा, अगर इस वक्त आप लिमिट अप्लाई करते हो तो n को इन्फिनिटी रखने पर 1/∞ 0 हो गया, और 1 की पावर आई p प्लस अल्फा। अब देखो 1 की पावर p प्लस अल्फा यानी n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, और लिमिट n की है, तो p और अल्फा कुछ भी होंगे चाहिए, वो है तो एक कॉन्स्टेंट्स। तो कुल मिलाकर 1 की पावर कुछ भी कॉन्स्टेंट हो तो क्या आएगा, 1, और नीचे 1 और ऊपर 1 है ही, 1/1 कितना होता है, 1। तो आफ्टर अप्लाइंग लिमिट ये पूरी वैल्यू 1 आ रही है, और 1 का मतलब नॉट इक्वल टू 0, और 1 कैसी वैल्यू होती है, फाइनाइट। तो पीसीटी की कंडीशन फुलफिल हो गई, तो आपको पता लग गया कि दोनों सीरीज की नेचर या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। अब आप इसको पी सीरीज से कंपैरिजन कर दो, तो 1/n के अल्फा को 1/n की पावर p से क्या कर दोगे, कंपैरिजन। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, आपने vn को बुला लिया और उसको कंपैरिजन कर दो 1/n की पावर p। अब ये वाला p और ये वाला p में कंफ्यूज मत हो जाना, तो आप चाहे p की जगह कोई और नाम दे दो या बड़ा p बना लो। तो बेटा p का मान कुल मिलाकर आ गया अल्फा, तो बेटा p का मान हाइपर हार्मोनिक सीरीज से क्या आ गया, अल्फा। अब आपको पता नहीं है अल्फा की वैल्यू क्या है, तो आप तो केस बनाओगे कि अल्फा का मान अगर 1 से बड़ा तो p भी 1 से बड़ा, उस केस में सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो आपने बोला अगर अल्फा को हम 1 से बड़ा मान लें तो उस केस में p भी 1 से बड़ा, ऐसे लिख लो। अगर अल्फा को लेट करते हैं हम 1 से बड़ा तो उस केस में p भी 1 से क्या हो गया, बड़ा, और बाय पी टेस्ट समेशन वीएन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, और बाय पीसीटी अगर वीएन कन्वर्जेंट है तो समेशन यूएन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। और दूसरा केस, अगर अल्फा का मान लेस देन इक्वल टू 1 हुआ, अगर अल्फा का मान आपने मान लिया लेस देन इक्वल टू 1 तो p भी लेस देन इक्वल टू 1, और उस केस में समेशन वीएन हो जाएगा डाइवर्जेंट, और बाय पीसीटी अगर समेशन वीएन डाइवर्जेंट तो समेशन यूएन भी डाइवर्जेंट। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रॉपर करवा दिया है, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 सिर्फ दिखा रहा हूँ, रैशनलाइजेशन किया हुआ है, मतलब अपोजिट निशान से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, सिंप्लीफाई करना, फिर वही ऑक्सिलरी सीरीज़ ये मानी जाएगी, फिर आप इसको पी सीरीज से कंपैरिजन करोगे क्योंकि पीसीटी पास हो जाएगा। तो वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इसका सोल्यूशन दिखा दिया, समझ के आप खुद कर सकते हो। तो पीसीटी की कंडीशन लगा दोगे तो वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 यानी फाइनाइट आ रही है, तो पीसीटी कहता है कि बोथ सीरीज आर कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट। फिर वीएन आपका ये था, उस पूरे को आप कंपैरिजन करवा दोगे 1/n की पावर, अब ये भी पी आ रहा है तो आप जरूरी नहीं है उसका नाम पी रखना है, आप उसका नाम कुछ भी और रख सकते हो। तो मैं बड़ा पी लिख देता हूँ, तो ये छोटा पी है, ये बड़ा पी है, तो पी का मान कुल मिलाकर आ गया p प्लस 1/2। तो केस बनेंगे, p का मान आ गया यहाँ से p प्लस 1/2। अब अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी तो p भी 1 से बड़ा, तो सीरीज कन्वर्जेंट,
और अगर ये मान 1 से छोटा या बराबर तो पी भी 1 से छोटा या बराबर, तो उस केस में सीरीज़ क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो उसी तरीके से केस बनाया हुआ है और स्मॉल पी की वैल्यू निकाली हुई है। ये स्मॉल पी समझ लो, ये वाला स्मॉल पी, ठीक है। तो p प्लस 1/2 अगर ग्रेटर देन 1 यानी ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी मान लेते हो तो इस स्मॉल p की वैल्यू निकाल लो। बेटा ये स्मॉल p की वैल्यू आ जाएगी 1/2, उधर जाएगा तो 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2। तो इस केस में समेशन वी एन कन्वर्जेंट। क्यों कन्वर्जेंट? क्योंकि आपने ये पूरी वैल्यू 1 से बड़ी मानी है। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी तो कैपिटल P भी 1 से बड़ा, और उस केस में सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट। और क्योंकि PCT पास हो चुका है तो वी एन कन्वर्जेंट तो यू एन भी कन्वर्जेंट। ऐसे ही अगर ये पूरी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 मान लेते हो तो वो केस ये रहा। अगर p प्लस हाफ, ये स्मॉल p है, p प्लस हाफ लेस देन इक्वल टू 1 तो उसका मतलब सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो वी एन सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट। और वी एन डाइवर्जेंट तो समेशन यू एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। और यहाँ से स्मॉल p का मान निकाल लो वही। तो बेटा हाफ उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो 1 माइनस 1/2 होता है 1/2। यानी स्मॉल p का मान अगर 1/2 के बराबर या उससे छोटा हुआ तो उस केस में वी एन डाइवर्जेंट तो यू एन भी डाइवर्जेंट। और अगर p का मान, छोटे p का मान ग्रेटर देन 1/2 हुआ तो वी एन कन्वर्जेंट तो यू एन भी कन्वर्जेंट। बेटा इसी के साथ आपका पूरा बी एक्सरसाइज डन है। तीनों क्वेश्चन आज वाली वीडियो में जो करवाए थे वो इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन खासकर इंपॉर्टेंट है जिसमें अल्फा के ऊपर 3 केस बनाए थे। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप बी एक्सरसाइज भी पूरी कर सकते हो। कल हम सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि हमें क्यों और टेस्ट चाहिए, क्यों हमारा इन टेस्टों से ही काम नहीं चलेगा। तो वो लॉजिक्स कल हम सी एक्सरसाइज में ढूंढेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।